हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 एनईपी 2020 के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो फिफ्थ पॉलिसी है एजुकेशन के अंदर। उससे पहले भी 4 पॉलिसीज आ चुकी हैं। 1968 में आई थी जो कोठारी कमीशन द्वारा दी गई थी। फिर 1986 में आई थी जिसके अंदर 10+2+3 का फॉर्मूला दिया गया था। फिर आई थी 1992 के अंदर जो यूपीए गवर्नमेंट के अंदर आई थी। और फिर आई थी 2016 के अंदर जो रिलीज की थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। और अब जो नई पॉलिसी आई है वो आई है 2020 के अंदर, जिसको 26 अगस्त ऑफ 2020 को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया था। तो इसके जो चेयरमैन थे, इसकी जो कमेटी बनाई गई थी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए, उस कमेटी के चेयरमैन थे फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। जो इसरो के साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट रह चुके थे, उन्होंने जो है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिजाइन किया है। तो इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर पहला क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, एमएचआरडी को, जिसने 2016 के अंदर अपनी एजुकेशन पॉलिसी दी थी, उसका रीनेम करके हम उसका नया नाम लेकर आते हैं और उसका नाम रख देते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो एमएचआरडी को जो है अब जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बोला जाता है। अब इसके अंदर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है करिकुलर और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर को। पहले जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर था, करिकुलम का स्ट्रक्चर था, वो था 10+2 का, कि 10th क्लास और फिर आपने सुना भी होगा कि +1 में हूं या +2 में हूं, जब बच्चों से पूछते हैं तो पहले ये डिजाइन था। लेकिन अब जो है वो उसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। उसको 4 स्टेजेस में बांटा गया है और 5 साल के लिए पहला स्टेज है जिसको फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। फिर सेकंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 साल का है। फिर तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज जो भी 3 साल का है वो भी। और फोर्थ स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, वो 4 साल का है। तो फाउंडेशनल स्टेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। 5 साल थे उसको 2 में डिवाइड कर दिया, एक 3 साल में और एक 2 साल में। 3 साल का जो बच्चा 3 साल के लिए वो पढ़ेगा आंगनवाड़ी के अंदर। और उसकी एज कितनी होगी? जब बच्चा 3 से लेकर 6 साल तक का होगा तो वो आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, प्री स्कूल जिसे हम बोलते हैं, नर्सरी केजी के रूप में। और जब वो फिर 2 साल वो अपनी एज जो उसकी हो जाएगी 6 to 8, तो जो है उसकी क्लासेस होंगी फर्स्ट और सेकंड, यानी एक फर्स्ट क्लास का बच्चा जो होगा उसकी एज होनी चाहिए 6। उन्होंने ये बताया कि भाई इस क्लास में इतनी एज होनी चाहिए। ऐसे जो है एजुकेशन पॉलिसीज बनाई जाती है। तो फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास में वो होगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर फाउंडेशनल स्टेज 5 साल की है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, एक 3 ईयर और एक 2 ईयर। 3 ईयर के अंदर जब बच्चा 3 to 6 ईयर्स का होगा तो वो कहाँ पे जाएगा? आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल के अंदर। और जो अगले 2 साल है यानी 6 to 8 ईयर्स का जब वो होगा तो वो होगा क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में। तो इस दौरान क्या होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि हम उसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे, कि हम बच्चे को आंगनवाड़ी और जो प्री स्कूल है उसके अंदर अच्छे से अच्छी भाई फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। और जो है हम प्ले बेस्ड एक्टिविटीज ज्यादा रखेंगे, भाई बच्चे को कुछ गेम से जो है सिखाने की कोशिश करेंगे। सेकंड स्टेज आती है प्रिपरेटरी स्टेज, वो भी 3 साल की है। इसके अंदर क्लासेस आएंगी 3 to 5 और एज होगी बच्चे की 8 to 11। प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर जो हम बच्चे को प्रिपेयर करेंगे फॉर दी फर्दर क्लासेस। 3 to 5 के अंदर हम उसके बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी और फाउंडेशनल लिटरेसी जो हम बिल्ड करेंगे बच्चे की, ताकि जो आगे की क्लासेस में जो है उसे प्रॉब्लम ना हो। तो क्लास 3rd to 5th जो है उसकी प्रिपरेटरी स्टेज है, हम बच्चे को प्रिपेयर करेंगे आगे की क्लासेस के लिए। थर्ड स्टेज आती है मिडिल स्टेज, वो भी 3 साल की है और इसके अंदर क्लासेस आती है 6 to 8 और एज होगी बच्चे की 11 to 14। इसके अंदर जो है बच्चा 6 to 8 क्लास में होगा। प्रिपरेटरी स्टेज को ही फर्दर आगे बताया गया कि ये मिडिल स्टेज है, इसके अंदर बच्चा और जो 3rd to 5th का था उसके अंदर और भी ज्यादा गहन स्टडी इसके अंदर होगी। फिर आती है सेकेंडरी स्टेज जो 4 साल की है, इसके अंदर होगी क्लास 9 to 12। इसके अंदर बच्चे का जो है हम ये जो है सेकेंडरी स्टेज है और इसके अंदर एक ये भी कहा गया है कि कोई रिजिड सेपरेशन नहीं करेंगे बिटवीन दी आर्ट्स एंड साइंस एंड कॉमर्स। हम जो बच्चे की
एक जो इंटरेस्ट है जिसमें वो पढ़ना चाहता है, अगर वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेना चाहता है प्लस में साइंस के सब्जेक्ट्स भी लेना चाहता है तो वो एक साथ ले सकता है। तो हम एक रिजिड सेपरेशन हम नहीं करेंगे। तो ये थी 4 स्टेजेस। आपको जो है इनके नेम और ईयर्स जो है अच्छे से याद रखने हैं। तो 4 स्टेजेस है FPMS, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। फाउंडेशनल है 5 साल का, प्रिपरेटरी है 3 साल का, मिडल है फिर 3 साल का और सेकेंडरी है 4 साल का। इनकी क्लासेस के अकॉर्डिंग कौन से साल में होगा तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। फिर अब जो बात आती है वो नेक्स्ट आती है कि भाई करिकुलम, कैसा करिकुलम होना चाहिए। ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो वो होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड होना चाहिए कि भाई वो सारी चीजों को इंक्लूड करे। और वो जो है बच्चे कनेक्टेड फील करें टू द एनवायरमेंट जो उसके सराउंडिंग में हो रहा है, इंजॉयबल हो, बोरिंग ना हो करिकुलम। किसी भी करिकुलम को डिजाइन करने से पहले देखा जाए कि वो जो करिकुलम है वो बोरिंग ना हो, ताकि बच्चे उसको एंजॉय कर सके और अच्छे से एक अच्छी लर्निंग वो कर सके। जो चीज बोरिंग और मोनोटोनस होती है हम उसे इतने अट्रैक्टेड नहीं होते। तो बच्चा जो है ऐसा करिकुलम हम उसको देंगे कि वो इंजॉयबल हो, जिसे वो खेलते खेलते सीख सके, खेल खेल में सीखना। नेक्स्ट आता है इजी। इजी हो कि हम जो चीजें जो हैं इजी रखें रेदर देन कॉम्प्लेक्स। हम बच्चे को जो है इजी इजी चीजें सिखाएं, इजियर रखें, उसकी लैंग्वेज इजी रखें कि भाई अब बच्चा 3rd क्लास में फॉर एग्जांपल हमने इंग्लिश इंट्रोड्यूस की है बच्चे को, जिसकी मदर टंग मैथ थी, सॉरी हिंदी थी। तो हमने बच्चे को इंग्लिश इंट्रोड्यूस की है तो हम उसको स्टार्टिंग में ही बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, तो हम उस चीज को इजी रखेंगे। फिर आती है कि एक्सपीरियंस बेस्ड हो, कि हम बच्चे को प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज, प्ले एक्टिविटीज कराएं ताकि जो उसको जो है एक्सपीरियंस बिल्ड हो। जो बच्चा सीख के मतलब करके कुछ सीखता है तो वो उसको ज्यादा टाइम तक याद रहता है। तो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। फिर कोर एसेंशियल्स रिडक्शन, उसके करिकुलम के अंदर हम मुख्य मुख्य चीजों को रखेंगे। ऐसे नहीं कि हम बहुत सारी चीजें कि भाई बच्चे का बस्ता जो है उसके वेट से ही भारी हो, कि भाई हम बच्चे को इतनी सारी बुक्स लगा रहे हैं और बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सारी चीजें पढ़ सके। तो हम कोर एसेंशियल्स रखेंगे, जो मेन चीजें हैं हम उसको एड ऑन करेंगे करिकुलम के अंदर। हम बच्चे का जो है करिकुलम को रिड्यूस करेंगे। आपने भी अभी देखा होगा कि बहुत सारे जो एनसीईआरटी ने है अपनी बुक्स में से कई चैप्टर्स डिलीट किए हैं, करिकुलम को रिड्यूस किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। फिर आता है इंटीग्रेटेड, वो सारी चीजें जो है जुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे हम साइंस में कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एक क्लास के अंदर अगर हम 4-5 सब्जेक्ट है जैसे साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, तो वो सारे जो उनके जो सब्जेक्ट्स चैप्टर्स हो वो सारे इंटीग्रेटेड होने चाहिए, एक तरीके से कनेक्टेड होने चाहिए, ताकि बच्चा जो है कनेक्ट कर सके। साइंस में कुछ और पढ़ रहे हैं, एसएसटी में कुछ और पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत कनेक्टेड हो और वो एनवायरमेंट से भी कनेक्ट कर सके। ऐसी कोई बात ना बढ़ाए हम उसको जिससे वो कनेक्ट ही ना कर पाए। वो तो हमें जो है सराउंडिंग से उसको कनेक्ट करके पढ़ाना है। नेक्स्ट आती है हमें सिर्फ 21st सेंचुरी स्किल्स सिखाने। 21st सेंचुरी स्किल्स आते हैं कि हम बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाए, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 4-5 स्किल्स हम बच्चे को सिखाएं जो 21st सेंचुरी के स्किल्स हैं, 21वीं शताब्दी के स्किल्स हैं। क्रिटिकल थिंकिंग करना, मेटाकॉग्निशन पे ध्यान देना कि भाई कैसे, हाउ टू थिंक, सोचा कैसे जाए, उसको बच्चे को सिखाना लर्निंग टू लर्न। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हम इंक्लूड करें अपने करिकुलम के अंदर। नो रिजिड सेपरेशन। लास्ट बात आती है कि हम जो है करिकुलम के अंदर रिजिड सेपरेशन नहीं करेंगे। पहले बताया था मैंने, आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में हम रिजिड सेपरेशन नहीं करेंगे, और एक करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बीच में हम रिजिड सेपरेशन नहीं करेंगे कि भाई ये पीरियड आपका करिकुलर एक्टिविटीज का या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का। हम जैसे साथ में कोई चैप्टर रीड करा रहे हैं बच्चे को और उससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है तो हम उस टाइम उसको वो करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इनके बीच में कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे एकेडमिक और वोकेशनल कोर्सेज के अंदर भी जो है रिजिड सेपरेशन नहीं होना चाहिए। तो ये था करिकुलम को कैसे रखना है और ये थी स्ट्रक्चर कैसा है उसका। ना अगला फीचर आता है कि स्पेशल स्कूल्स को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते हैं जो बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनके लिए नया वर्ड यूज किया जाता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते हैं। तो
एनईपी के अकॉर्डिंग वो कहता है कि रेदर देन उनके लिए हम स्पेशल स्कूल्स ना खोल के इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि सभी बच्चे को एक साथ घुल मिल के जो है वो पढ़ाई करें। उस एक क्लासरूम के अंदर डिसेबल्ड बच्चा भी हो, एबल्ड बच्चा भी हो, तो वो सारे जो है एक दूसरे से सीखेंगे। ये जो है बेटर अप्रोच है, बेटर वे है। तो स्पेशल स्कूल्स की बजाय हम इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर आए और इससे जो है सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं उनको भी जो है बेनिफिट मिलेगा। भाई जो सोशली और इकोनॉमिक पिछड़े हुए ग्रुप्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा इससे, इंक्लूसिव एजुकेशन से। नेक्स्ट आता है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ये एनईपी कहता है कि हमें बच्चे को 6th क्लास से ही 6th ऑनवर्ड्स जो है हमें बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए एकेडमिक्स के अलावा, ताकि बच्चे के अंदर कोई ऐसा स्किल हो जब वो स्कूल से बाहर निकले, अपने ये 18 साल पूरे करके जब वो स्कूल से बाहर निकले तो उसके अंदर एक ऐसा स्किल डेवलप हो कि उसे किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े अपनी जीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, कि हम बच्चे को ऐसा कोई स्किल सिखाएं जिससे वो जो है अपनी पैसे कमा सके और कोर्स इससे जो है उसको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीज दी गई है। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज के बारे में भी एनईपी कुछ कहता है। पहली बात तो ये कि हम जो है किसी बच्चे पे कोई लैंग्वेज को इम्पोज नहीं कर सकते। हम बच्चे को 5th क्लास तक जो है उसकी मदर टंग में पढ़ाएंगे, जो उसके सब्जेक्ट्स होंगे, जो सारी जो मतलब की टीचिंग प्रोसेस होगा वो हम उसको मदर लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, मदर टंग में, ताकि जो है बच्चे उससे कनेक्ट कर सके, उससे पढ़ सके। अब जो बच्चा घर पे कोई और भाषा बोलता है, स्कूल में उसको बोला जाता है कि अपनी घर की भाषा मत बोलो, यहाँ जो स्कूल में जो है सिर्फ इंग्लिश बोली जाएगी, घर पे वो बोलता है हिंदी, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोली जाएगी, तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 5th क्लास तक जो था हमारी क्या थी, प्रिपेरेटरी स्टेज थी, हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दी फर्दर क्लासेस के लिए। तो उसके लिए जो है हमें बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए हमें उसे मदर टंग में, उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बोलते हैं ना कि भाई घर की नींव अच्छी होगी तो घर भी अच्छा ही होगा, तो बच्चे की नींव जो है हमें अच्छी रखनी चाहिए, उसका बेस जो है अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसकी मदर टंग में हम उसको सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि मदर टंग के अंदर बच्चा अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा। और वो कहते हैं कि भाई कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत हो गई, तो बच्चा वो भी ले सकता है अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश अगर वो चाहता है तो, ताकि ये जो चीजें हैं प्रमोट हो सके। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो एनसीएफ ने दिया है उसको भी ये कहता है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की भाई 3 लैंग्वेज हमें बच्चे को पढ़ानी चाहिए ताकि उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। जितनी अच्छी उसकी लिटरेसी होगी, जितनी अच्छी उसकी वोकैबुलरी होगी, उतना ही अच्छा उसका आईक्यू होगा। इसे कनेक्ट करके देखा जाता है। नेक्स्ट बात आती है आरटीई, राइट टू एजुकेशन। पहले जो था वो सिर्फ 14 साल तक का था कि बच्चे को 14 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन अब जो है एनईपी के अकॉर्डिंग वो कहता है कि भाई हम इसको 18 साल तक करते हैं। ये जो हमने स्टेजेस सारी पढ़ी हैं इनके अंदर 18 साल होते हैं, 5+3+3+4 करके देखोगे तो आप वो 18 साल बनते हैं। तो वो कह रहा है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको हमें 18 ईयर तक करना चाहिए, कि बच्चे को हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 18 साल तक प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर एक बच्चा अडल्ट हो जाता है, फिर भाई वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी हम उसे दे रहे हैं, तो उसकी सीख मतलब कि उसने जो कुछ सीखा है अगर हम इस सारी चीजों के अकॉर्डिंग अगर हम उसे सिखाएंगे तो एक बेटर अडल्ट वो बन के आएगा। तो 18 साल तक वो कहता है कि भाई हमें एजुकेशन उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आती है असेसमेंट की बारी। असेसमेंट होता है प्रोसेस को चेक, प्रोग्रेस को चेक करना, कि भाई जो बच्चा पढ़ाया जा रहा है उसे वो अच्छे से पढ़ पा रहा है या नहीं। तो एक एनईपी बात करता है 360 डिग्री असेसमेंट की। सेल्फ असेसमेंट भी हो, पीयर असेसमेंट भी हो, टीचर असेसमेंट भी हो। एक 360 डिग्री वे के अंदर जो हो, सेल्फ असेसमेंट की बच्चा खुद अपना असेसमेंट करे, खुद अपने आप को असेस करे। पीयर असेसमेंट बच्चे एक दूसरे के कॉपी चेक नहीं करा देते कि भाई अपने पार्टनर से चेक करो, तो इस तरीके से पीयर असेसमेंट भी हो। या फिर टीचर असेसमेंट, और टीचर असेसमेंट भी होना चाहिए कि टीचर जो है सभी बच्चों को असेस करे, उनको देखे, उनकी प्रोग्रेस को चेक करे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग करे, असेसमेंट फॉर लर्निंग करे। तो ये सारी चीजें आती हैं असेसमेंट के अंदर। अब असेसमेंट को जो है रिजिड से फ्लेक्सिबल किया गया है। हम असेसमेंट को जो उसका टेस्ट लेंगे उसको रिजिड से मतलब कठोर से फ्लेक्सिबल किया गया है, उसको अकॉर्डिंग टू द टीचर, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट हम चेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही समेटिव असेसमेंट से जो है उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि समेटिव असेसमेंट होता है पेन पेपर टेस्ट जो लास्ट में होता है ऐसे कि भाई आपको एसए यानी समेटिव असेसमेंट एंड एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि
पेन पेपर टेस्ट होता है, मैडम एक पेपर दे देती है और बच्चा उसको लिखता है। लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो प्रोजेक्ट बेस्ड, एमसीक्यू वगैरह हो गया, ओरल टेस्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसकी तरफ हमारी अप्रोच होगी, इस तरफ से हम बढ़ रहे हैं, ऐसे से हम एफए की तरफ आ रहे हैं। फिर एक बॉडी बनाई गई है परख, ये एक असेसमेंट के लिए बनाई गई है। इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो असेसमेंट के लिए बनाई गई है कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चे की परफॉर्मेंस को असेस करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे और उसका रिव्यू देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसकी नॉलेज का, ताकि उसकी जो है होलिस्टिक एक समग्र विकास बच्चे का हो सके। तो ये परख बनाया गया है। अब फिर एक बात आती है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। जो टीचर एक रिपोर्ट कार्ड बनाएगी वो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाएगी, 360 डिग्री का ही बनाएगी। जैसे CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इन तीनों चीजों को बनाएंगे। दिमाग से रिलेटेड भी, अफेक्टिव यानी इसके इमोशन से रिलेटेड भी उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर चीजें लिखेगी, और फिजिकल से भी रिलेटेड उसकी रिपोर्ट लिखेगी, उस चीजों को भी असेस करेगी, यानी ताकि बच्चे का जो है एक समग्र विकास हो, चारों मतलब कि हर तरीके से जो है 360 डिग्री बच्चे का विकास हो। हम सिर्फ उसको एकेडमिक चीज में ना लगा के, सिर्फ उसके दिमाग को ना चेक करके, हम उसकी फिजिकल को भी चेक करेंगे, उसकी फिर अफेक्टिव, उसके इमोशंस को भी बिल्ड करेंगे, ताकि एक जो बच्चा जो है एक अडल्ट जब वो बने 18 साल के बाद, वो बहुत मतलब एक अच्छा युवा वो बन के आए, मतलब हर एक चीज में जो है वो बेस्ट कर हो। उस हर एक चीज को हम चेक करेंगे। और जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो टीचर के लिए, पेरेंट के लिए और बच्चे के लिए, इन तीनों के लिए जो है बहुत अच्छा होता है। टीचर को पता चलेगा कि मेरी कमी किसमें है, बच्चे को पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ, मेरे को कहाँ ध्यान देने की जरूरत है, पेरेंट को पता चलेगा तो पेरेंट भी उस बच्चे पे ध्यान देगा, टीचर को पता चलेगा कि भाई मेरे को अपना जो पढ़ाने का स्टाइल है वो चेंज करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है तीनों के लिए बेनिफिशियल है। अब बारी आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है अबाउट द टीचर एजुकेशन। उसके लिए NPTES एक बॉडी बनाई गई है टीचर की एजुकेशन के लिए कि और इसके अंदर बच्चे वो कहता है कि भाई टीचर की एजुकेशन हम अच्छे से प्रोवाइड करें, टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि भाई कैसे पढ़ाना चाहिए, उसको भाई रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करे ताकि वो क्लासेस में अच्छे से इफेक्टिवली टीचिंग प्रोवाइड कर सके टीचर। और बीएड कोर्स जो जैसे BA 3 साल की होती है, बीएड 2 साल की होती है, तो उसको इंटीग्रेट करके 4 साल का बनाया गया है। ऐसी जो टीचर का प्रमोशन होगा वो मेरिट के बेस पे होगा। जब टीचर का को प्रमोट किया जाएगा तो वो मेरिट के बेस पे होगा टीचर की। नेक्स्ट बात आती है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 4.3 से इंक्रीज करके हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर उसको 6% तक करेंगे। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे जो आंगनवाड़ी वगैरह थी, तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के अंदर जो हम बच्चे को अच्छे से केयर प्रोवाइड करेंगे, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि इसका जो है बेस हम स्ट्रॉन्ग बना सके। तो और GDP को इंक्रीज करेंगे, पहले 4.3 था एजुकेशन सेक्टर के अंदर, अब हम उसको 6% लाने की कोशिश करेंगे। तो सरकार ने बोला है कि 2040 तक, 2040 तक जो है हम ग्रेजुअली इस सारी चीजों को लागू करेंगे। भाई एकदम से लागू नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके कुछ चीजों को लागू कर रहे हैं। जैसे पहले 10+2 का स्ट्रक्चर था, जो है ये इस चीज को स्टार्ट करने की कोशिश की गई है। अब लैंग्वेज भी 3 लैंग्वेजेस यूज होती हैं, और ये बीएड कोर्स भी लागू हो चुका है 4 साल वाला। तो इस तरीके से कुछ कुछ करके, और रिजिड सेपरेशन जो आर्ट साइंस में था वो भी अब धीरे धीरे करके हट रहा है। तो ऐसे जो है धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जो है सरकार चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि 2040 तक जो है ये सारी चीजें हो जाए। तो दिस इज द ऑल अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रिपेयर कर रहे हैं टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू डू हैव ए क्वेरी, please ask me in the comment section, and don't forget to like to my video and subscribe to my channel. Thank you for watching my video.